हेलो एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ते हैं। फ्रांस जो है वो कहाँ है? फ्रांस आपका यूरोप में एक कंट्री है। अब इसमें देखते हैं, देखो रिवॉल्यूशन क्या होता है। रिवॉल्यूशन वो चीज होती है जिसमें कोई भी चीज क्या होता है, चेंज होता है। जो भी सिस्टम रहता है उसमें क्या होता है, चेंज होता है। तो फ्रांस रिवॉल्यूशन में आपका देखोगे कि मोनार्की जो था वो किस में चेंज हुआ? डेमोक्रेटिक में। किसमें? डेमोक्रेसी में चेंज हुआ। मोनार्की मतलब क्या होता है? राजा का शासन, जो आपका किंग का चलता आ रहा था। मोनार्की मतलब राजा का शासन। जैसे भारत में भी देखोगे कि मुगल थे, मुगल में अकबर, बाबर, आपका शाहजहां, औरंगजेब था ना, तो उस समय राजा का शासन चलता था। आपके हिंदू रूलर में भी आपका पृथ्वीराज चौहान वगैरह वगैरह थे। तो वैसे ही यूरोप में भी एक देश है फ्रांस। फ्रांस में भी मोनार्की चलती थी, और मोनार्की जब रहेगी तो थोड़ी बहुत तानाशाही भी होगी। तो लोग वहां की डिमांड की और वहां पे क्या आया? डेमोक्रेसी आया। तो यही हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांस में कौन सी ऐसी चीज थी जिसके वजह से वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ। कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से वहां पे लोग विवश हो गए कि वहां पे प्रोटेस्ट किए और राजा को हटाने की बात होने लगी। आप देखोगे इसमें पहला चीज कि हम पढ़ेंगे इसको कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हिसाब से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के हिसाब से हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कारण थे जिसके वजह से फ्रांस में क्रांति हुई। तो आप देखोगे कि 4 मेन फैक्टर थे। पहला आपका था पॉलिटिकल कॉजेज, फिर आपका था सोशल कॉजेज, फिर आपका था इकोनॉमिकल कॉजेज, और आपका था इंटेलेक्चुअल कॉजेज। इंटेलेक्चुअल कॉजेज, इन सभी कॉजेज को हम लोग एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे कॉजेज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अगर टाइमिंग देखोगे ना, तो लगभग 10 साल तक ये रिवॉल्यूशन चला था, क्रांति चली थी। आपका 1789 में आपका चालू हुआ था, और 1799 तक ये रिवॉल्यूशन चला था। जैसे राजा आया, फिर उसके बाद राजा था, उसको हटा के कोई और बना, उसको हटा के कोई और बना, एक एक हम लोग देखेंगे। लगभग आपका 10 ईयर का टाइम पीरियड होता है। 1789 में चालू हुआ और 1799 तक ये चला था। पहले कॉजेज में बताने वाला था पॉलिटिकल कॉजेज। देखो इसमें क्या होता है। जैसे आप देखोगे कि पॉलिटिकल क्या होता है कि फ्रांस की पॉलिटिक्स दूसरे देशों से क्या थी, उससे रिलेटेड आप इसमें कॉजेज देखोगे। जैसे जब लुईस 16, इसमें आप पढ़ोगे लुईस 16 के बारे में कि लुईस 16 जब बना तभी ये क्रांति हुई थी। तो लुईस 16 के बारे में पढ़ोगे तो ये रिवॉल्यूशन जब चालू हुआ है तो कहीं ना कहीं इसके पूर्वज का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। इसके टाइम तो ये रिवॉल्यूशन चालू हुआ, तो इनके पूर्वज का भी कुछ ना कुछ इसमें रोल था। जैसे इनके पिता का, उनके दादा का कुछ ना रोल था। तो जैसे लुईस 16 के पहले थे लुईस 15, और उनके पहले थे लुईस 14। तो देखोगे कि लुईस 15 थे ना, ये ब्रिटेन से, देखो पूरे विश्व में ये होड़ चल रही थी कि कौन किसको ज्यादा कॉलोनी बनाएगा। जैसे ब्रिटेन वाले चाहते थे कि हमारी कॉलोनी ज्यादा हो, और फ्रांस वाले चाहते थे कि हमारी कॉलोनी ज्यादा हो। जैसे इंडिया पे अंग्रेज हमें गुलाम बनाए थे ना, लेकिन आप देखोगे कि फ्रांस वाले भी आए थे हमें गुलाम बनाने के लिए। तो उसके पहले एक लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ वांडीवास हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी, बस ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया को गुलाम कौन बनाएगा, फ्रांस बनाएगा कि ब्रिटेन बनाएगा। तो उसमें फ्रांस हार गया था, ब्रिटेन जीता था। तो ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटेन ही क्या करेगा, इंडिया को गुलाम बनाएगा। तो ऐसे ये ब्रिटेन और फ्रांस वाले लड़ते रहते थे कि हमारी कॉलोनी ज्यादा होना चाहिए, हम यहाँ रूल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो वैसे ही आप देखोगे कि इनके पूर्वज भी लड़ते रहते थे आपस में। जो ब्रिटेन जो आपका इंग्लैंड वाला है, जो हमें गुलाम बनाए थे, ब्रिटेन और फ्रांस में हमेशा लड़ाई हुआ करती थी। एक ईगो प्रॉब्लम भी कि हम ज्यादा पावरफुल हैं, फिर हम ज्यादा कॉलोनी बनाएंगे, ऐसे करके। तो आप देखोगे कि लुईस जो 14 था, लुईस 14 सबसे पहले ये डेस्पोटिक रूलर था, मतलब तानाशाह था।
अपने देश में पूरा सेंट्रलाइज करना चाहता था कि कोई छोटे छोटे एरिया में है उनके पास पावर ना हो, उनसे पावर लेके अपने पास रखता था। सेंट्रल जैसे पूरा फ्रांस में एकजुट करने का काम आपका लुइस 14 किया। जैसे जो भी छोटे छोटे एरिया है, जो भी नोबेलिटी थी, उनसे पावर गेन करके और सेंट्रलाइज करने का काम कौन किया था? लुइस 14 किया था। सेंट्रलाइज करने का लुइस 14 किया था। तो बहुत सारे ये युद्ध भी किया और बहुत तानाशाह था। उसके बाद आया आपका लुइस 15। कौन आया? लुइस 15। लुइस 15 के टाइम में ब्रिटेन और फ्रांस में 7 साल लड़ाई हुई। 7 ईयर वार हुआ। क्या हुआ? 7 ईयर वार हुआ। तो आपको ऐसे देखने में तो सही लगता है कि 7 ईयर वार हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन युद्ध में बहुत ज्यादा हानि होती है, बहुत लोग मारे जाते हैं, बहुत पैसा क्या होता है? इन्वेस्ट होता है। आप रशिया यूक्रेन की लड़ाई देख सकते हो ना, पिछले 3 साल से चल रही है। उसमें क्या हो रहा है? पैसा डिस्ट्रॉय हो रहा है और बहुत लोग मारे भी गए ही ना, दोनों तरफ से, रशिया से भी और यूक्रेन से भी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध हुआ 7 साल लुइस 15 के अंदर, और इसमें फ्रांस हार गया और जीता कौन? ब्रिटेन। कौन जीता? ब्रिटेन। जब ब्रिटेन जीता और फ्रांस हार गया तो ब्रिटेन की बहुत ज्यादा हानि हुई। हानि कैसे हुई? एक तो बहुत सारे लोग मारे गए। लोग मारने के बाद ये देश जो है कर्ज में चला गया था। यह देश ना, युद्ध होता है तो देश कर्ज में चले जाते हैं। तो फ्रांस जो है आपका कर्ज में चला गया था। यहाँ पे लोग बहुत सारे मारे भी गए थे। अब इसके बाद जो ही गद्दी पे बैठता है 14 जुलाई 1789 को आपका लुइस 16। जब लुइस 16 गद्दी पे बैठता है तो उसको विरासत में मिलती है कि जब बैठता है तो उसका देश कैसा है? कर्ज में है। किसमें है? कर्ज में है। उसकी ट्रेजरी, जो उसकी तिजोरी थी, वो इम्पटी थी। जब वो बैठा ना तो उसकी तिजोरी क्या थी? इम्पटी थी। और साथ ही साथ लुइस 16 से भी एक गलती होती है। ये सभी युद्ध कर रहे थे ना। देखो यहाँ पे जब 7 ईयर वार में यहाँ पे जब फ्रांस हारा तो एक अंदर ईगो भी होता है ना कि हम तो हारे हैं ब्रिटेन से। तो देखे हो कि लुइस 14 और लुइस 15 बहुत लड़ाई किए थे ना। लुइस 16 भी एक मिस्टेक करेंगे। क्या आप देखे थे कि लुइस 15 फ्रांस से जब फ्रांस और ब्रिटेन की लड़ाई हुई थी तो 7 ईयर वार में फ्रांस क्या हो गया था? हारा था। तो फ्रांस के अंदर ये था कि हम हारे हैं। किससे हारे हैं? ब्रिटेन से। जैसे हम भी ब्रिटेन के गुलाम थे, वैसे ही अमेरिका भी आपका गुलाम था। किसका? ब्रिटेन का। तो अमेरिका के लोग, जैसे हम लोग भी ब्रिटेन से आजादी चाहते थे ना, अमेरिका के लोग भी ब्रिटेन से आजादी चाहते थे। और अमेरिका के लोग लड़ाई किए किससे? ब्रिटेन से। किससे? ब्रिटेन से कि हमें आजादी चाहिए। फ्रांस जो है ये हेल्प देने किसका चला गया? अमेरिका का। उसको ईगो वाली प्रॉब्लम थी कि हम युद्ध में 7 ईयर वार में क्या हुए हैं? हारे हैं, ब्रिटेन से हारे हैं। तो फ्रांस अमेरिका की हेल्प करने चला गया और यहाँ पे ये दोनों मिलके जीत गए और ब्रिटेन क्या हो गया? हार गया। फ्रांस की बहुत वाहवाही हुई कि इसने अमेरिका को क्या करा दिया है? आजाद करा दिया है। लेकिन अब बताओ, इस देश ये पहले ही से कर्ज में था, अपने बस वाहवाही के लिए वो अमेरिका को आजाद कराने चला गया। युद्ध में कभी भी लोग मारे जाते हैं और पैसा क्या होती है? खत्म होता है। तो देश कर्ज में था और देश का कर्ज और क्या हो गया? बढ़ गया। राजा की जो ट्रेजरी थी, राजा का जो खजाना था, वो क्या हो गया? इम्पटी हो गया। क्या हो गया? खाली हो गया। और उसके ऊपर और ज्यादा लोन बढ़ गया। तो आप देखोगे कि लोग गुस्सा हो गए। लोग बोल रहे हैं कि हमारा आपको अपना देश नहीं संभल रहा है, आप दूसरे की देश के हेल्प करने जा रहे हो। हाँ, तो ये पॉलिटिकल कॉजेज हो जाता है कि फ्रांस का रिलेशन जो दूसरे देशों से था, ब्रिटेन को नीचा दिखाने के वजह से वो ऐसा उसकी कंडीशन हो गई कि इतना युद्ध लड़ा और इसकी खुद की ट्रेजरी क्या हो गई? खाली हो गई। तो कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हो गए और ये एक फैक्टर माना जाता है कि इस वजह से भी फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। देखो, एक और मिस्टेक होती थी। राजा की रानी थी, लुइस 16 की रानी थी, उसका नाम था मैरी एंटोनीटे। ये जो भी सलाह देती थी राजा कनो कि राजा आप ऐसे कीजिए, जैसे लुइस 16 की जो भी सलाह देती थी वो बैड एडवाइस होता था। जो भी वो सलाह देती थी वो कुछ ना कुछ गलत साबित हो जाता था। जो रानी की सलाह होता था राजा मानता था उसको, और वो बैड एडवाइजर थी और वो सलाह क्या हो जाता था? गलत साबित होता था।
क्यों? क्योंकि जो राजा और रानी थे वो वर्साइल के पैलेस में रहते थे, भव्य पैलेस में। वो आम इंसान की जिंदगी जानते ही नहीं थे कि आम इंसान कैसे प्रॉब्लम रह रहा है, उनकी प्रॉब्लम क्या है। तो अंदर पैलेस में रह के डिसीजन करते थे और वो अक्सर क्या हो जाती थी, गलत हो जाती थी। तो रानी का सलाह भी बहुत बार फ्रांस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, जो कि रानी दी राजा को दी थी। देखो नेक्स्ट कॉजेज आप देखोगे, सोशल कॉजेज, वहां की सोसाइटी कैसे डिवाइड थी। जैसे भारत में देखते हो ना, हिंदू धर्म में क्या है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है ना, 4 सोसाइटी ग्रुप है यहाँ पे सोशल स्ट्रक्चर। वैसे वहां पे 3 स्टेट थे। फर्स्ट स्टेट, सोसाइटी 3 स्टेट में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और तीसरा था थर्ड स्टेट। अब देखिए यहां से क्या प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट स्टेट में आपके होते थे क्लर्जी लोग। कौन होते थे? क्लर्जी। क्लर्जी किसे बोलते थे? जो चर्च से बिलोंग करते थे, जो फादर हुआ करते थे ना, फादर की फैमिली किसमें आती थी? फर्स्ट स्टेट में। किसमें? फर्स्ट स्टेट में। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। कौन आते थे? नोबिलिटी। नोबिलिटी बोल सकते हो या फिर एरिस्टोक्रेसी क्लास, एरिस्टोक्रेसी क्लास। यहां पे कौन आते थे? यहां पे आते थे राजा के करीबी, किंग के जो मिनिस्टर हो गए, उनके जो करीबी हो गए, वो किसमें आते थे? सेकेंड स्टेट। थर्ड स्टेट में कौन आते थे? वर्कर हो गए, फार्मर हो गए, कुछ बिजनेसमैन हो गए, इसमें कुछ लॉयर हो गए और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लोग जो जिनकी इनकम कम थी, वो किसमें आते थे? थर्ड स्टेट में। इसमें बहुत कम थे जिनका थोड़ा सा पैसा कमाते थे, नहीं तो सब इसमें गरीबी आते थे। देखो अभी प्रॉब्लम क्या होती थी इसमें। प्रॉब्लम ये थी कि जो इनके पास था, जो फादर की सेवा कर, जो फादर हुआ करते थे, जो गॉड की सेवा करते थे, जो चर्च में, इनके पास 10% जमीन थी। पूरे फ्रांस की कितनी परसेंट जमीन थी? 10%। इनके पास जमीन थी 25% लैंड। जमीन इनके पास ज्यादा है और यहां पे जनसंख्या ज्यादा था, पॉपुलेशन नियरली यहां पे 95%। फ्रांस की लगभग 95% पॉपुलेशन कहां रखती थी? थर्ड स्टेट में। रूल ये था, पहले से नियम ये बनाया था कि टैक्स जो है वो टैक्स कौन देगा? फर्स्ट स्टेट के लोग नहीं देंगे, सेकेंड स्टेट के लोग नहीं देंगे। टैक्स देने का काम कौन करेगा? थर्ड स्टेट के लोग करेंगे। और राजा का तिजोरी कैसे भरेगा? टैक्स बढ़ा के ना। आप देखे हो, पहले मैं बताया हूं, पॉलिटिकल कॉलेज में राजा के पास पैसा खत्म है तो पैसा बढ़ाएगा कैसे? टैक्स बढ़ा के। और टैक्स बढ़ाने का सिस्टम ये है कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देते थे? थर्ड स्टेट वाले। और इनके पास जमीन भी थी, और इनके पास जमीन भी कम है, बहुत ना के बराबर थी, और ये टैक्स क्या कर देते थे। तो सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन था, सब एक जैसा नहीं था। एक तो इनके पास जमीन है और टैक्स नहीं दे रहे हैं, और जो जनसंख्या ज्यादा है और ये क्या कर रहे हैं? टैक्स है। और जो गरीब है वो क्या कर रहे हैं? टैक्स दे रहे हैं। तो ये सोशल कॉजेज भी हुआ फ्रांस में रिवोल्यूशन का। तीसरा इसमें कॉजेज है इकोनॉमिकल कॉजेज। इकोनॉमिकल कॉजेज में क्या हो गया कि फ्रांस की जनसंख्या अचानक से बढ़ गई। वहां की जनसंख्या क्या हो गई? अचानक से बढ़ गई। 1700 साल में 2 करोड़ जनसंख्या थी, और 1789 में आपकी जनसंख्या कितनी हो गई? 2 करोड़ 80 लाख। लगभग 80 लाख लोग बढ़ गए फ्रांस की जनसंख्या में। बढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मान लो कि उस हिसाब से ग्रेन, जो अनाज थे, उनकी उपज ज्यादा नहीं हुई, और इस पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया। जब ठंडी आया तो बहुत ज्यादा ठंडी आ गया, और इसके वजह से जितने भी फसल थी वो क्या हो गई? फेल हो गई। क्या हो गई? फेल हो गई। क्रॉप फेलियर हो गया, और वहां पे फसल खराब हो गई। पहले ही अनाज कम हो रहा था, फसल खराब होने की वजह से वहां पे खाने के लिए रोटी था ही नहीं। तो अब देखो, जनसंख्या बढ़ गई है, खाने के लिए कुछ है नहीं, और देश कर्जे में है, लोगों के पास है नहीं पैसा। अगर रोटी भी है तो ब्रेड भी खरीदने के लिए बहुत ज्यादा पे करना पड़ रहा है। तो ये होता है ना कि हमें मरना ही है, बिना खाए मरना है, उससे बढ़िया हम आंदोलन करके मरेंगे, किसी को मार, मतलब आंदोलन दंगा करके मरेंगे, राजा से अपना अधिकार लेके मरेंगे। ऐसे बिना खाए मरो, उससे बढ़िया क्या है, हम अपना राइट लेके लड़ते हुए मरेंगे। तो ये मेन फैक्टर होता है। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो कोई करेगा क्या? पैसा था ही नहीं, और रोटी, मतलब ब्रेड था ही नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं थी, और जो उसका दाम भी था वो क्या हो गया था? बहुत
हाई चला गया था। इसमें मेन आता है आपका ये वाला इंटेलेक्चुअल कॉजेज। इंटेलेक्चुअल कॉजेज किसे बोलेंगे कि कुछ कुछ राइटर आए, कुछ कुछ फिलोसोफर आए जो फ्रांस की जनता को मोटिवेट किए कि हमारे साथ ऐसे गलत हो रहा है। जैसे राजा है, राजा के पास इतनी पावर नहीं होनी चाहिए कि वो कोई भी नियम कानून बना दे, किसी को भी सजा दे दे, किसी को भी जेल में डाल दे, कोई भी नियम ऐसा नहीं बना सकता है। चर्च है, जैसे मान लो कि फादर माना जाता है कि वो भगवान के सेवा के लिए हैं, तो चर्च के पास इतनी पावर नहीं होना चाहिए। मान लो कि वो इतना विलासिता, वो पूछते थे लोगों से कि अगर फादर जो है भगवान की सेवा करने के लिए है तो वो इतना विलासिता वाला जीवन क्यों जीता है, इतने शानदार तरीके से क्यों जीता है। फादर का काम क्या होता है, तपस्या वाला ना, तो आराम से तपस्या करके उसको जीना चाहिए, लेकिन वो तो विलासिता से जीता था। और उल्टे थर्ड स्टेट के लोगों से चर्च क्या करता था, टैक्स से लिया करता था। नोबिलिटी को के पास इतनी ज्यादा जमीन था, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो लोग बोलते थे कि जब हम जन्म एक ही तरह लिए हैं, जब हम सांस एक ही तरह ले रहे हैं, खाना एक ही चीज खाते हैं, तो क्यों नोबिलिटी के पास जन्म के साथ ही इतना ये संपत्ति है, पावर है, और हमारे पास इतना नहीं है। तो लोगों को मोटिवेट करने का काम कौन किए, इंटेलेक्चुअल राइटर। कुछ राइटर के नाम लिखा हूं, जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, आपका वोल्टेयर आए। जैसे आप देखोगे जॉन लॉक ने बोला कि राजा के पास इतनी पावर क्यों है। वो लोगों से पूछते थे कि राजा के पास मोनार्की जो है, मोनार्की के पास इतना पावर क्यों है, कि क्यों राजा कोई भी नियम बना देता है, किसी को भी जेल में डाल देता है, हम सब दो एक है ना। जैसे राजा वाले बोलते थे, ये बॉर्बन डायनेस्टी से, जो फ्रांस के किंग थे वो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। वो बोलते थे कि हमें भगवान ने अपॉइंट किया है। बोलते कि कैसे, किसको पता है कि भगवान ने आपको अपॉइंट किया हमारी सेवा करने के लिए, और सेवा करने के लिए तो तुम क्यों ऐसा नियम बनाते हो, थर्ड स्टेट के लोग ही क्यों टैक्स दें। तो ये सब पूछते थे कि राजा के पास इतनी पावर क्यों। जॉन लॉक पूछते थे। रूसो है, ये बोलते थे कि लोगों की सोवरेंटी होनी चाहिए। सोवरेंटी मतलब हम अपने हिसाब से कोई भी अपना काम कर सकते हैं, कोई हम पे ऊपर थोपेगा नहीं कि आपको ये करना है वो करना है। पहले डिसाइड होता था ना कि थर्ड स्टेट वाले ही बस टैक्स देंगे, सेकंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट वाले नहीं देंगे। थर्ड स्टेट वाले लोगों को, चर्च को भी टैक्स देना पड़ता था। तो ये पूछते थे कि ऐसा क्यों है, हमारी सोवरेंटी कहाँ है, हम कहाँ आजाद रह रहे हैं, ये पूछते थे। मॉन्टेस्क्यू है, ये बोलते थे कि चर्च जो है, चर्च की पावर और राजा की पावर, ये सब क्या होने चाहिए, अलग होना चाहिए। जो लोग हैं वो चर्च के से सेपरेट होना चाहिए। चर्च हुकूमत अपना जमा नहीं सकता है। वोल्टेयर जो थे, वोल्टेयर बोले कि लोगों के पास बोलने की आजादी होना चाहिए, बोलने की, कोई भी चीज करने की आजादी होना चाहिए। राजा इतना नहीं होना चाहिए कि तानाशाह कि वो कुछ भी करे। बेसिकली फ्रांस के लोगों को जगाने का काम ये कुछ राइटर किए, जो बार बार पूछते थे कि राजा के पास इतनी पावर क्यों है। चर्च जो है, चर्च में जो फादर रहते हैं, जब वो सन्यासी हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो वो इतना विलासिता वाला जीवन क्यों जी रहे हैं, ऐसा आराम से क्यों जी रहे हैं, उनको तो तपस्या वाला जीना चाहिए ना। और ये लोगों को मोटिवेट किए कि हम अपना राइट, तुम लोग मोनार्की, राजा से मांगो। फ्रांस की अब मेन स्टोरी जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो स्टोरी चालू होगी। अभी तक तो जाने हो कि रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, अब स्टोरी देखो। जब लुई 16 राजा बना, तो राजा बन रहा तो उसको विरासत में ये मिला कि उसका देश कर्ज में था और उसकी ट्रेजरी, उसकी खजाना क्या था, खाली था। किसी भी देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए ना, तो लुई 16 को भी पैसा चाहिए था देश को चलाने के लिए। और रूल ये था कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोग टैक्स नहीं देते थे। टैक्स कौन देता था, थर्ड स्टेट के लोग देते थे। तो पहले से ऐसे परंपरा चली आ रही थी कि राजा को जब टैक्स बढ़ाना रहता था ना, तो फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट की मीटिंग बैठाता था और वहां पे डिसाइड होता था। तो उसने मीटिंग बैठाई, स्टेट जनरल की मीटिंग बैठाई वर्साइल के पैलेस में, बहुत बड़ा पैलेस में, वहां पे स्टेट जनरल की मीटिंग बैठाई 5 मई 1789 को। और वहां पे फर्स्ट स्टेट से आपका 300 लोग गए, सेकेंड स्टेट से आपके 300 लोग गए, और थर्ड स्टेट से आपके 600 लोग गए। क्योंकि थर्ड स्टेट में 95% पॉपुलेशन था ना, और टैक्स यही देते थे। तो देखो, पहले से रूल ये बनाया था कि पहले लोग क्या करते थे कि ये 300 लोग मिलके एक वोट देते थे, ये 300 लोग मिलके एक वोट देते थे, और ये 600 लोग मिलके एक वोट देते थे। अब बताओ, ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी, ये तो उनको टैक्स देना नहीं था, और राजा के करीबी थे तो दोनों एक मिल जाते थे।
तो क्या होता था, ये 2 हो जाते थे और ये 1 हो जाता था, और 2 1 से क्या हो जाता था, टैक्स अलाउ हो जाता था। लेकिन अब कंडीशन वैसा नहीं है। आप कॉजेज में पढ़े हो ना, लोग सचेत हो चुके हैं, इंटेलेक्चुअल राइटर उनसे पूछ चुके हैं कि चर्च के पास इतना पावर क्यों है, राजा के पास इतना पावर क्यों है, क्यों तनाशा है, क्यों हमारे ऊपर इतना जुल्म कर रहा है। और देश, ये फ्रांस का राजा क्यों बोल देता है कि वहां चलो अमेरिका में आजाद कराओ, ब्रिटेन से लड़ना है, कहीं भी लड़ाई पे क्यों भेजता है। तो लोग इससे अवेयर हो चुके थे ना। अवेयरनेस के वजह से अब यहां पे लोगों ने डिमांड किया कि ठीक है, बोला कि ठीक है हम टैक्स देंगे। टैक्स का रूल यही है कि अगर इसकी वोटिंग होगी और वोटिंग में और ऐसे ये होगा तो हम अगर वोटिंग में अगर डिसाइड हुआ कि इंक्रीज बढ़ना, टैक्स इंक्रीज होना चाहिए तो देंगे, हम टैक्स उसमें इंक्रीज करेंगे। लेकिन हम एक शर्त मांगते हैं कि यहां पे वोटिंग सिस्टम ये नहीं होना चाहिए, एक एक वाला नहीं होना चाहिए। वोटिंग सिस्टम ऐसे होना चाहिए कि 300 लोग मिलके वो कितना वोटते हैं, 300, और ये 300 लोग मिलके कितना वोटते हैं, 300, और ये 600 लोग मिलके कितना वोटते हैं, 600। बेसिकली बोले कि एक लोगों का कितना वोट होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और उस हिसाब से डिसाइड होगा कि टैक्स इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि आफ्टर ऑल टैक्स देता कौन था, थर्ड स्टेट के लोग। तो थर्ड स्टेट वाले बोले कि वोटिंग सिस्टम का ऐसे होना चाहिए। तो राजा इस पे एग्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि ये 600 तो खुद हो गए, और कुछ इसमें नोबेलिटी लोग और कुछ जैसे होते हैं ना, जो नोबेलिटी के कुछ लोग थे वो बोलते थे कि चर्च के पास इतनी पावर क्यों है, तो वो भी बोलते, वो भी इनके साथ आ जाएंगे, तो ऐसे तो टैक्स अलाउ होगा ही नहीं। तो राजा बोल दिया कि नहीं, ये सिस्टम अलाउ चलेगा नहीं, ऐसा ये चलेगा नहीं, आपको पहले वाला ही सिस्टम अलाउ करना पड़ेगा। तो देखो यहां पे लोग गुस्सा हो जाएंगे राजा से, और राजा कुछ कर नहीं सकता था यहां पे। ऐसा नहीं कि सबको उठा के जेल में डाल देगा और सबको मार देगा, क्योंकि उसको टैक्स बढ़ाना है और टैक्स देने वाले यही हैं, और यही उससे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। और राजा की तिजोरी खाली है। जब पैसा भरा रहता है ना तो कोई भी कुछ कर सकता है। राजा के पास पैसा नहीं है, टैक्स बढ़ाना है, और टैक्स देने वाले कौन थे, थर्ड स्टेट वाले। और थर्ड स्टेट वाले जब टैक्स देंगे तो थर्ड स्टेट वाले के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। और राजा उस पर एग्री नहीं हो रहा था, तो थर्ड स्टेट वाले जो है, जब इस बात पे राजा एग्री नहीं हुआ तो थर्ड स्टेट वाले यहां से उठ के चले गए, गुस्सा होके टेनिस कोर्ट वहां पे था, टेनिस कोर्ट में चले गए और बोले कि हम ये राजा की तानाशाही नहीं सहेंगे, और हम आज ही के आज ही जो लोग हैं, और कुछ इसमें से मीरा बाऊ आ गई थी, कुछ नोबेलिटी आ गई थी, तो कुछ चर्च से भी लोग आ गए थे, और यहां पे वो बना दिए थे टेनिस कोर्ट पे क्या, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली बनाए थे और बोले थे कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम फ्रांस का क्या ना लिख दें, संविधान ना लिख दें, फ्रांस का हम कॉन्स्टिट्यूशन ना लिख दें कि देश कैसे चलेगा। तो बेसिकली यहां से लोग उठ के क्या बना दिए, नेशनल असेंबली, और वहां पे बोले कि हम यहां से तब तक नहीं हटेंगे टेनिस कोर्ट से जब तक ये हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस का लिख ना दें, और राजा को इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जब ये सब चीजें हुई ना, तो आप देखोगे कि राजा से लोग यहाँ पे गुस्सा हैं, और फ्रांस के बाहर भी तो लोग गुस्सा होंगे। जैसे जैसे जब लोगों को पता चलेगा कि राजा हमारी बात नहीं मान रहा है, हम तो खुद अभी पैसा हमारे पास नहीं है, और राजा बोल रहा है कि अभी और हम टैक्स क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बाहर की तरफ फ्रांस में बाहर दंगे चालू हो गए। हाँ, क्योंकि राजा हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वहां पे दंगे चालू हो गए। दंगे में क्या होगा, अनाजों को लूटा जाने लगा, देखे जाने लगा कि कहां पे अनाज है, वहां पे लूटा जाने लगा। जो बहुत नोबिलिटी थे, जो थर्ड स्टेट के लैंड रिकॉर्ड हुआ करते थे, उनको घर, जो नोबिलिटी है उनके घरों को लूटा जाने लगा। और जो भी पेज वाला पेपर था, जो होता है ना कि ये पेज इसके जब जमीन इनके नाम है, ये प्रॉपर्टी वाला पेपर जो होता था, उसको लेके लोग जलाने लगे। यहाँ पे बहुत आतंक का माहौल हो चुका था, आतंक का माहौल हुआ बाहर, क्योंकि लोग गुस्सा था। खाने के लिए, देखो खाने के लिए कुछ था नहीं, रोटी की दाम हाई हो गई थी, तो लोग सोच रहे थे कि भूखे पेट मरने से बढ़िया बगावत करें, रिवोल्यूशन करें, हम राजा के सैनिक, राजा से विद्रोह करके मरे। तो यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम थी, तो बाहर भी दंगा हो रहा था, अंदर नेशनल असेंबली वाले बोल रहे थे कि हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये थर्ड स्टेट वाले नेशनल असेंबली बनाए और बोले कि हम यहाँ पे संविधान बना के क्या करेंगे, हटेंगे। और बाहर दंगा हो रहा था, लूटा जा रहा था अनाज का, जहां भी होर्डिंग हो रही थी। फिर उसके बाद वहां पे प्रॉपर्टी के पेपर भी जलाए जा रहे थे। तो राजा को कुछ समझ में ना आया, और राजा ने आर्मी उतार दी कि आर्मी जब जाएगी रोडों पे
तो उसके बाद क्या करेगी, चीजों को मैनेज करेगी, चीजों को कंट्रोल करेगी, चीजों को हिसाब करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आर्मी। हमारे देश में भी होता है ना, किसी स्टेट में अगर दंगा ज्यादा हो जाता है तो आर्मी उतर जाती है ना, तो वैसे ही राजा ने आर्मी उतार दी। और लोगों के अंदर इतना गुस्सा था कि एक किला था, किला का नाम बेस्टाइल था, बेस्टाइल का किला था। लोग इतना गुस्सा थे राजा से कि बेस्टाइल का नाम था कि राजा के मनमानी का। जैसे मान लो कि राजा किसी से गुस्सा हुआ तो उठा के बेस्टाइल के किला में भेज देता था कि जाओ वहां पे अपनी जो सजा है वहां पे काटो। कहां पे, बेस्टाइल के प्रिजन, बेस्टाइल का प्रिजन था, किला था। तो राजा जो है, इससे राजा जो है उसको भेज दिया जाता, राजा के खिलाफ कोई भी जाता था तो उसको उठा के कहां भेज दिया जाता था, बेस्टाइल के किले में। तो लोग क्या हुए कि लोग गुस्से में गए बेस्टाइल के पास अपना गुस्सा दिखाने के लिए, और उस किले को, उस प्रिजन, उस जेल को तोड़ दिए, और तोड़ के उसका जंगला, जितने भी राजा के गार्ड थे सबको मार दिए, और जितने भी उसमें कैदी थी सबको रिहा कर दिए। जितना बम था, बारूद था, जितना गोला बंदूक था सब लूट लिए, जो भी अनाज था सब लूट लिए, और इसकी एक एक ईंट भी मार्केट में ले जाके क्या कर दिए, बेच दिए। आज इस बेस्टाइल पोर्ट का, बेस्टाइल किले का आज नामो निशान नहीं है कि बेस्टाइल किला भी था। तो ये लोगों का गुस्सा इतना था कि एक जेल को ही वो तोड़ दिए और उसके ईंट को बेच दिए। तो आप लोगों का गुस्सा उस समय देख सकते हो। देख रहे थे ना कि टेनिस कोर्ट में थर्ड स्टेट को लोग गए थे कि वहां पे हम नेशनल असेंबली बना रहे हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो नेशनल असेंबली का नाम रख दिया गया नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। क्या लग दिया गया, नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। और इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए। पहला चेंज ये कर दिया गया कि एबोलिश कर दिया गया, बंद कर दिया गया फ्यूडलिज्म को। जो नोबेलिटी वाला सिस्टम था ना, पढ़ो ना कि 25% जमीन किसके पास थी, नोबल पर्सन के पास थी। तो फ्यूडलिज्म को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ये टैक्स नहीं दे सकते हैं, ले सकते हैं, टैक्स ये नहीं लेंगे। नोबेलिटी भी आपका टैक्स लेती थी ना, जो सामंतवाद, जो अमीर थे वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे थर्ड स्टेट से। तो टैक्स वाला सिस्टम खत्म कर दिया गया और फ्यूडलिज्म को क्या कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। फिर चर्च से लोग परेशान थे, ये सेकंड स्टेट का इलाज ऐसा किया है कि हम टैक्स देंगे ही नहीं, और ये आज से ये फ्यूडलिज्म भी खत्म हो गया, तुम्हारे पास इतनी जमीन रहेगी भी नहीं। चर्च का इलाज कैसे किए, चर्च में बोले कि काम भर का बस रहो तुम लोग, 1/3 जो फादर थे उनको ही रखा गया काम भर का, कि बस चर्च चालू रहे। और जो ज्यादा संख्या में था उनको उनकी छुट्टी कर दी गई कि तुम जाओ अपना काम करो, कोई और काम करो। चर्च की संख्या क्या रहेगी, ज्यादा, मतलब फादर की संख्या ज्यादा नहीं रहेगी। तो दोनों लोग का हिसाब किताब करती है। एक तो फ्यूडलिज्म का, नोबेलिटी को, कि तुम टैक्स नहीं लोगे, तुम्हारे पास इतनी संपत्ति भी नहीं रहेगी। और चर्च इतना विलासिता वाला जिंदगी जी रहा है, चर्च की संख्या क्या कर दी गई, कम कर दी गई। 1/3 कम कर दी गई थी चर्च की संख्या को, चर्च में जो फादर थे उनकी संख्या को। देखो, फ्यूडलिज्म होते हैं जिनके पास संपत्ति ज्यादा होती है, जिनके पास जमीन ज्यादा है, तो वो भी टैक्स लेते थे ना सेकंड नोबेलिटी में, तो उनसे वो बंद कर दिया गया कि ये टैक्स नहीं लेंगे। और चर्च में जो फादर हुआ था करते थे, उनकी संख्या 1/3, 1/3 संख्या का क्या कर दी गई थी, कम कर दी गई थी। और देखोगे आप कि फ्रांस पहले क्या था, पहले कैसा कंट्री था, मोनार्की था ना, एकदम वहां पर राजा का शासन चलता था, एब्सोल्यूट मोनार्की था ना, राजा का शासन चलता था। इसको बदल के कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मतलब राजा जो है, राजा का शासन रहे, मतलब राजा रहेगा, राजा को हटाया नहीं गया, राजा रहेगा, लेकिन राजा किसके हिसाब से काम करेगा, संविधान के हिसाब से काम करेगा। संविधान क्या रहेगा, जो अभी थर्ड स्टेट वाले नेशनल असेंबली के लोगों ने बनाया। अभी कुछ हम रूल पढ़ रहे हैं थर्ड स्टेट वाले को, तो नियम कानून बने थे, उसमें कुछ देखोगे आप, देखोगे फ्यूडलिज्म को एबॉलिश कर दिया गया। चर्च में फादर की संख्या 1/3 रिड्यूस कर दी गई। और बहुत सारे चीज थे, जैसे राजा को काम किसके हिसाब से करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। किसे, जैसे वो चाहते थे, जैसे इंग्लैंड में था ना, इंग्लैंड में आप देखोगे कि राजा था, लेकिन राजा नाम मात्र था, उसका जो पार्लियामेंट काम करता था उसी के हिसाब से देश को चलना पड़ता था। आप भारत में देखते थे ना, राजा का कोई मतलब नहीं था, जो संसद में वहां पे पारित होता था वो इसी हिसाब से हमारे देश पे क्या होता था, कानून लगता
था और हर 5 साल पे वहां पे इलेक्शन होता था, हर 5 साल पे वहां पे प्राइम मिनिस्टर चेंज होता था, राजा बस नाम मात्र का था। तो वैसा ही देश बनाना चाहते थे फ्रांस वाले। अब कुछ कुछ चीजें लाए, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ सिटीजन लाए, मेन और वुमेन का सिटीजन लाए, तो डिक्लेरेशन आप देख सकते हो। फिर वहां पे कुछ कुछ चीजें जैसे लिबर्टी, आजादी रहेगी, कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है, किसी चीज को शॉप खोलना है, किसी को इंडस्ट्री सेटअप करना है, किसी को फैक्ट्री सेटअप करना है, तो सबको आजादी है, कोई भी इंसान कोई भी काम कर सकता है। इक्वलिटी रहेगी, समानता रहेगा, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, इसमें अंतर नहीं रहेगा, सब क्या रहेंगे, एक समान रहेंगे। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में सब भाईचारा होता है, सब एक दूसरे में एक साथ रहेंगे, ये हीन भावना नहीं रहेगा कि तुम थर्ड स्टेट वाले हो, हम फर्स्ट स्टेट वाले हैं, सब क्या रहेंगे, एक साथ रहेंगे। और देखो देश में अनाज की कमी थी, लोगों के पास पैसा नहीं था। र्यूमर, एक अफवाह ये फैला अक्टूबर में कि फ्रांस, ये राजा जो रहता है वर्साइल के पैलेस में, वहां पे बहुत सारा अनाज है, क्या है, ग्रेनरी है, क्या है, अनाज है। तो लोग वहां पे गुस्सा तो थे ही नहीं, राजा को समझते नहीं थे, तो वहां पे औरतें क्या हुई ना कि अक्टूबर में औरतें झुंड बनाई और जो भी अपना इक्विपमेंट होता है, औरतों का क्या होता है, वो चौकी, बेलना, कलछुल जो भी होता है, वो लेके चली गई कहां पे, वर्साइल के पैलेस में, ढूंढने के लिए कि यहाँ पे अनाज कहाँ है। जब वहां पे गए तो उनको देखे कि वो वहां पे ग्रेनरी, जो वो अफवाह था, वहां पे ग्रेनरी उतना था नहीं, जितना भी था उसको लूटे। और वहां पे जो रानी थी मैरी एंटोनीटे, उनको उठाए और लेके चले गए, बोले कि आप लोग देश में इतना प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग कुछ जान ही नहीं रहे हो, आप तो एकदम आलीशान भवन में रह रहे हो, वर्साइल के पैलेस में रह रहे हो, चलो आप लोग चलो पेरिस में। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस। पेरिस में लोग ज्यादा रहते थे, वहां पे जनसंख्या ज्यादा था। वर्साइल में क्यों रहते थे, क्योंकि वहां पे शांति था और बहुत बड़ा भव्य उसका महल था, तो शांति सुकून से ये शहर से दूर रहते थे। तो वो मैरी एंटोनिएट और लुई 16 को उठा के लेके चले गए कि चलिए आप पेरिस में रहिए और हमारी दुख दर्द देखिए, आप ही बोलते हैं ना कि हम मालिक हैं, तो हमारी दुख दर्द देखिए कि हम कैसे स्थिति में इस समय रह रहे हैं। और साइड में नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बार तो बन नहीं बने पाएगा, तो धीरे धीरे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें बन रहा है। मैग्ना कार्टा इसका बन चुका था और धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन इसका बन रहा था। आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम चालू था और यहाँ पे साइड में धीरे धीरे डेवलपमेंट भी हो रहे थे। जैसे मान लो कि औरतें गई थी वहां पे, रानी और राजा को लेके पेरिस में आ गए थे, तो राजा जो था ना वो थोड़ा डर गया था। अब देखो 1790 में अब पॉलिटिकल पार्टी अब बनना चालू होते हैं, जैसे पार्टी होगी ना, क्योंकि अब ये हो रहा था कि इलेक्शन होगा यहाँ पे, तो पॉलिटिकल पार्टी कई से सारे क्लब बने। तो एक फेमस उसमें क्लब बना जैकोबियन क्लब। क्या बना, जैकोबियन क्लब। जैसे इसमें ना मिडिल क्लास के जो लोग होते थे ना, जो ये थर्ड स्टेट में जो गरीब लोग थे, आर्टिसियन, पेंटर, आपका फिर जो बिजनेसमैन, छोटे से लॉयर, जो किसान वर्ग थे, ये किसमें आए, जैकोबियन क्लब में। राजा आपका डरा हुआ था, क्योंकि राजा को सोचो, राजा को कोई कुछ कर नहीं सकता था, उसको पेरिस, उसको और उसके वाइफ को पेरिस में से वर्साइल में से उठा के कहां ले आ दिया गया था, पेरिस में ना। तो राजा जो है ना छुप के भागने की कोशिश किया, क्योंकि राजा की जो रानी थी मैरी एंटोनिएट, वो थी ऑस्ट्रिया की। कहां की थी, ऑस्ट्रिया की। तो ऑस्ट्रिया की तो उसका ससुराल कहां हो गया, ऑस्ट्रिया। और फ्रांस का पड़ोस, फ्रांस के बगल में ही था ऑस्ट्रिया। तो राजा सोचा ना कि मैं भाग के कहां चला जाऊं, अपने ससुराल चला जाऊं, लेकिन उसको सेना जो है, जो बॉर्डर पे, उसको लोग पहचान लिए, ये तो हमारा राजा है और राजा भाग के जा रहा है। हाँ, तो लोग गुस्सा हुए। लोग गुस्सा ये हुए कि उनको लगता था, देखो देश कैसा बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। कैसा था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की को हटाए नहीं थे, राजा को हटाए नहीं थे, वो बोले थे कि राजा रहेगा लेकिन काम किसके हिसाब से करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से करेगा। किस हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन। उसको लगता था कि राजा परेशान है, ट्रेजरी खाली है, राजा हमारे साथ है, लेकिन राजा तो खुद डर के भाग रहा है यहाँ से, हमको अपने हालत पे छोड़ के क्या कर रहा है, राजा भाग रहा है। अब जो यहाँ पे जो पार्टी थी वो डिमांड करने लगे, जैसे जैकोबियन क्लब थी, वो डिमांड करने लगे कि राजा आप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हटाओ, यहाँ पे बस रिपब्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिपब्लिक। मतलब अब रिपब्लिक का मतलब कि बस देश संविधान के हिसाब से काम करे। पहले बोलते थे कि राजा रह गए, लेकिन अब डिमांड क्या उठने लगी कि अब राजा को हटाओ, देश कैसा बनाओ, रिपब्लिक बनाओ, क्योंकि राजा तो खुद भाग के जा रहा है यहां से। अब देखो
1791 में फाइनली आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, लगभग 2 साल लगा। 1789 में चालू हुआ था और 1791 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ। तो यहां पे देखा गया कि फ्रांस के जनता को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक था आपका एक्टिव सिटीजन और दूसरा था आपका पैसिव सिटीजन। इसमें यह था कि जो लोग टैक्स देंगे उसको हम क्या बोला गया, एक्टिव सिटीजन। जो लोग टैक्स नहीं दे पाएंगे उसे क्या बोला गया, पैसिव सिटीजन। और टैक्स भी कितना था, एक मजदूर 3 दिन में जितना कमाता है, 3 दिन में एक वर्कर जितना कमाता है, अगर उसके बराबर 1 दिन का टैक्स अगर कोई दे पा रहा है तो क्या हो जाएगा, एक्टिव सिटीजन। और जो नहीं दे पाएगा 3 दिन के बराबर 1 दिन का टैक्स, जैसे 3 दिन में मान लो कि एक इंसान 3 दिन में 300 कमाता है तो 1 दिन में उसको 300 रुपए का करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। अगर इतना टैक्स नहीं दे पा रहा है तो वो इंसान किस में चला जाएगा, पैसिव सिटीजन में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैड डिसीजन था, लेकिन बात यह है कि यहां से चेंजेज आने चालू हो गए। इसमें क्लर्जी नोबेलिटी सब टैक्स देंगे और यहाँ पे सोसाइटी में चेंज होना चालू हुआ ना। तो यहाँ पे वोटिंग सिस्टम पहली बार आया था, थोड़ा सा भेदभाव था लेकिन बाद में इसको सही कर दिया गया। तो एक्टिव सिटीजन में टैक्स देने वाले, इसमें जो टैक्स नहीं दे पाएंगे, और साथ ही साथ इसमें औरतों को हमेशा दबाया गया है। औरतों को और बच्चों को, चिल्ड्रेन को किसमें रखा गया, पैसिव सिटीजन में रखा गया। और ये फिर मैग्ना कार्टा आ ही चुका था कि कैसे क्या रूल होंगे फ्रांस में, क्या चलेंगे। तो ये सब आप इसमें देखोगे। इसमें जो ये एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन वाला सीन था, ये बेसिकली वोट वाला था। जो पैसा दे पाएगा वो क्या करेगा, वोट देगा, और जो नहीं दे पाएगा वो वोट नहीं देगा। वोट किसको देगा, जिताने के लिए कि फ्रांस में एक्चुअली में रूल में कौन आएगा। राजा तो बस नाम कराएगा, उसको चलाने वाला कौन आएगा, ये आपका था ये इसमें। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।